डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट, और फिर डिस्पोजल एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी? डिस्पोजल एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी? आपका डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल के एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो, उसके लिए आप अकाउंट टाइटल क्या यूज करोगे? बैंक अकाउंट, उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। इजी हो गया। चलिए ओपन योर बुक्स, जरा हम एंट्रीज को देखते हैं, उसके बाद टी अकाउंट्स बनाएंगे और प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डिस्पेंटल कॉस्ट डिस्पोजल कॉस्ट का ही एक पार्ट होता है। डिस्पेंटल चीज को डिस्पेंटल कर देना, वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है अगर के जरूरी है। अच्छा, डिस्मेंटलिंग डिस्पोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा, जो पहले डिस्मेंटलिंग हमने पढ़ी हुई है बेटे, वो कॉस्ट का पार्ट होगी, आपके कैपिटलाइज होगी। हमने वहां क्या बात कही थी, कौन कौन से एक्सपेंडिचर कॉस्ट का पार्ट होंगे, उसमें डिस्मेंटलिंग का भी हमने जिक्र किया था, तो वो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाए, कैपिटलाइज हो। लेकिन वो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, अगर ये रेस्ट्रिक्शंस ना होती हम यहाँ डील कर ले। ठीक है बेटे। चलें बेटा, कम टू पेज नंबर, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 66 पेज नंबर पे आइएगा। डिस्पोजल की उसने अकाउंटिंग एंट्रीज इंडिविजुअली पास की हुई है, इन्हें डिस्कस करेंगे। कंबाइन एंट्री ऑलरेडी हम पास कर चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी। पेज नंबर 66, आर यू ऑन पेज नंबर 66? स्टार्ट करें बेटे। चलो, क्या कहता है, ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इन डिस्पोजल अकाउंट। आपकी कंबाइन एंट्री में जब नॉन करंट एसेट सेल हो रहा होता है, हम उसे क्या करते हैं, कंबाइन एंट्री में उसकी कॉस्ट प्राइस को नॉन करंट एसेट के नाम से क्रेडिट करते हैं। यहाँ नॉन करंट एसेट का टाइटल यूज करने की बजाय हमने क्या टाइटल यूज करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, ऐसे ही है। तो देखो वो कंबाइन एंट्री में भी क्रेडिट है और इंडिविजुअल एंट्री में भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को उसने क्रेडिट किया और डेबिट किसको किया, डिस्पोजल। उसके बाद वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री की तरफ आता है। बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंबाइन एंट्री में भी डेबिट करके कैंसिल करेंगे और देखो उसने इंडिविजुअल एंट्री में भी उसको क्या किया होगा, डेबिट किया होगा और डिस्पोजल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर, उसमें ट्रांजैक्शन नंबर 3 में डिस्पोजल प्रोसीड, आपने एसेट बेचा और कैश आपके पास आया। वो कैश जो आपने रिसीव किया बाय सेलिंग नॉन करंट एसेट, आपने कंबाइन एंट्री में उसको क्या किया, डेबिट। तो वो इंडिविजुअल एंट्री में भी क्या हो रहा है, डेबिट, और उसके ऑपोजिट क्रेडिट किसको कर रहे हो, डिस्पोजल अकाउंट को। ऐसे ज्यादा इजी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये पार्ट एक्सचेंज फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कीजिए, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, कल हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, डिस्पोजल कॉस्ट इंकर्ड हुई, जरा देखिएगा मैंने डिस्पोजल कॉस्ट कंबाइन एंट्री में क्या की हुई है, क्रेडिट। किस नाम से, बैंक के नाम से। तो वो क्रेडिट कंबाइन एंट्री में बैंक के नाम से क्रेडिट होगी और इंडिविजुअल एंट्री में भी डिस्पोजल एक्सपेंस बैंक के टाइटल के साथ क्रेडिट ही होगा। तो डेबिट किसको करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट को। ओके भाई, उसके बाद पार्ट एक्सचेंज को भी इग्नोर कीजिए, हमने डिस्कस नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, कंबाइन एंट्री में भी क्रेडिट और इंडिविजुअल एंट्री में भी देखो उसने प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल को क्रेडिट किया होगा और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट किया होगा। अब उसके बाद वो कहते हैं कि अगर लॉस होगा तो बेटा जी इसका क्या करेंगे, हम लॉस को कंबाइन एंट्री में भी डेबिट करते हैं तो इंडिविजुअल एंट्री में भी क्या होगा। ओके जनाब, अब एक काम कीजिएगा, हम एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा जी मुझे पार्ट एक्सचेंज आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा। ये पार्ट एक्सचेंज क्या है, ट्रेड इन अलाउंस आपने कभी सुना हुआ है? ये क्या होता है, ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है, पार्ट एक्सचेंज क्या होते हैं? नहीं पढ़ा हुआ, सुनिएगा गौर से।
पार्ट एक्सचेंज क्या होता है या ट्रेडिंग ऑफ पीपीई क्या होता है? हम जब नॉन करंट एसेट परचेज कर लेते हैं वो इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए हमारे पास नहीं रहता है। किसी भी रीज़न की वजह से आपने टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना है या एसेट की यूजफुल लाइफ ख़त्म हो चुकी, कोई भी रीज़न की वजह से हमें नॉन करंट एसेट रिप्लेस करना पड़ता है। हम पुराना एसेट बेचते हैं और नया एसेट परचेज करते हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक ही पार्टी को जिनसे ऑलरेडी वो मशीन परचेज किए हुए होते हैं, वो उस मशीन का ट्रेडर है, आप उसे कहते हो कि भाई आपसे खरीदी हुई पुरानी मशीन में आप ही को बेचूंगा और आपसे ही जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और नई न्यू वेरिएंट्स के साथ है वो मैं आपसे परचेज भी करूंगा। एक ही पार्टी को आप अपना पुराना नॉन करंट एसेट सेल कर रहे हो और नया नॉन करंट एसेट आप उनसे परचेज कर रहे हो, इसे कहते हैं पार्ट एक्सचेंज। अब पार्ट एक्सचेंज में होगा क्या? पार्ट एक्सचेंज में एक एसेट आपके पास से जा रहा होगा और दूसरा एसेट आपके पास आ रहा होगा। अब जो एसेट आपके पास से जा रहा है उसके केस में आप क्या कर रहे हो? कैश रिसीव कर रहे हो। और जो एसेट आपके पास आ रहा है उसके केस क्या होगा? यू हैव टू मेक द पेमेंट। अब पेमेंट कैसे की जाए? देखो, सपोज मेरे पास अपॉइंटमेंट ये पहला ऑडिटर मैं हूं, ओल्ड एसेट है, ठीक है, और अगले साल अगले और ये मैंने स्क्रैप किया है, इसकी सेल प्राइस मैंने उस पर्सन के साथ जो फाइनलाइज की है वो की है कि भाई मैं अपना पुराना एसेट आपको 2.5 लाख में बेचूंगा। हम दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली निगोशिएट कर लिया, फाइनलाइज कर लिया। ये मैंने प्रोफेशन अब जो न्यू एसेट है उसकी कॉस्ट हमें टोटल बताई जा रही है कि भाई उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 700,000। अब मैं क्या करूंगी? 700,000 की पेमेंट कैसे करूंगी? 2,50,000 में मैं अपना पुराना एसेट जो है वो एक्सचेंज कर दूंगी और मुझे रिमेनिंग अमाउंट आई हैव टू पे, और रिमेनिंग अमाउंट जो मुझे पे करनी है वो कितनी है? मेरी जगह 4,50,000। ये रिमेनिंग अमाउंट मुझे पे करनी है इन द फॉर्म ऑफ कैश। और इसमें मैंने क्या किया? एक्सचेंज कर लिया अपना ओल्ड एसेट। पक्की बात है। ये जो प्राइस ओल्ड एसेट की आपने फाइनलाइज की है सेल प्राइस उस पार्टी के साथ और उसकी सेल प्राइस को न्यू एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर लिया है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड ट्रेड इन क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर या क्लाइंट कंटीन्यूअस प्रोसीजर। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड इन नया। अब नया एसेट जो आप परचेज कर रहे हो कि बेटे उसकी कॉस्ट इज ग्रेटर देन आपके ओल्ड एसेट की सेल प्राइस से ज्यादा है, इसलिए रिमेनिंग अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है, इससे रिवर्स सिचुएशन। आपका जो बेटा जी ओल्ड एसेट था, हम सपोज करते हैं वो बिक रहा है 5 लाख में, मेरे बिजनेस में हालात अच्छे नहीं है, मैंने न्यू एसेट के साथ उसको रिप्लेस करना है और न्यू एसेट जो मैं अब परचेज कर रही हूँ वो लिमिटेड फीचर्स का है और उसकी कॉस्ट है 400,000। अब क्या होगा? उसके लिए मैं 400,000 का क्या करूंगी? उसके लिए क्लाइंट मैंने ये काम करना है 5 लाख यहाँ भी कहते हैं क्लाइंट में मैंने पुराना एसेट बेचा और उसकी जगह पे मेरे पास क्या आ गया? 4 लाख का नया एसेट प्लस इसके साथ क्या करूंगी? 1 लाख कैश आई वुड सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। रिसीव्ड। इसे लिखिए पार्ट एक्सचेंज के केस में कैश पे करना भी पड़ सकता है और आप उसके केस में कैश रिसीव भी कर सकते हो। नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा यही होगा कि आप टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो रहे हो, नया एसेट जो परचेज कर रहे हो उसकी कॉस्ट प्राइस आपके ओल्ड एसेट की सेल प्राइस से ज्यादा है, इसलिए पार्ट एक्सचेंज के केस में आपको क्या करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़। तो कभी पार्ट एक्सचेंज के केस में पेमेंट होगी और कभी पार्ट एक्सचेंज के केस में आप रिमेनिंग कैश को क्या करोगे? रिसीव करोगे। हम एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद बुक की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्या उसमें लिखते हैं? अब यहाँ तक नोट कीजिए। सुनिए जरा, लिखते हैं, आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं नया ऑडिटर हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम द न्यू या इनकमिंग ऑडिटर या सक्सेसर ऑडिटर। मेरी रिस्पांसिबिलिटी है ना प्रीवियस ऑडिटर से कॉरेस्पॉन्डेंस करूँ, तो मैं उसको लेटर लिखूंगा। पार्ट एक्सचेंज की छोटी-छोटी सी एग्जांपल समझने के बाद ऑनवर्ड मूव करेंगे। दे वांट टू अपॉइंट मी देयर ऑडिटर्स। क्लियर हो गया? सिंस यू वर द प्रेडिसेसर ऑडिटर ऑफ द कंपनी, kindly let us know any reason, professional or First page ही raise otherwise, कर दूं why I बेटे? should not accept this engagement.
मुझे कोई रीज़न बता दें, कोई प्रोफेशनल या कोई और रीज़न जिसकी वजह से मुझे एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ये मैं कौन कह रहा है? न्यू ऑर्डर, किसको? प्रीवियस ऑर्डर। समझ गए? ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ये इसने लिखी है, कम्युनिकेशन विद द एग्जिस्टिंग और प्रेडिसेसर ऑडिटर। ट्रेड इन अलाउंस या ट्रेड इन वैल्यू आपके समझ ओल्ड गए? एसेट की सेल प्राइस होती है। सेल याद रहे? प्राइस जितने यहाँ में पे वो बहुत से फाइनलाइज scenarios हुआ है, बहुत से सिनेरियोस सेल प्राइस ऑफ टेस्ट ओल्ड। याद रखना है। एक तो चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक जो है, हम पढ़े थे, चलें भाई, सपोज करते हैं हम एक Confidentiality। क्वेश्चन, सपोज याद है आप लोगों को? हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट At the start के लिए of- भी है, प्रीवियस के लिए भी है और 2011 प्रोस्पेक्टिव के लिए भी है। अब नए ऑडिटर का ये क्या है? कोई भी Prospective। प्रॉपर्टी प्लांट Previous order का क्या है? इक्विपमेंट हैव प्रीवियस परचेज्ड क्लाइंट। तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे ये एथिकल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रुपीज कि वो क्लाइंट से 1 मिलियन परमिशन ले। नया ऑर्डर पूछे क्लाइंट से कि मैं आपके Expected predecessor order से useful communicate life। करना चाह रहा हूँ। अगर कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स आए प्रीवियस ऑर्डर के पास, तो प्रीवियस ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट को बताया कि आपकी यूजफुल new order लाइफ में हम मुझे सपोज कर letter लेते लिखा है, हैं मैं उससे 5 correspondence इयर्स, और जो रेट समझ था गए? ये पेपर में क्वेश्चन है वो फाइनलाइज हुआ responsibility है, ethical responsibility 10% बच्चे रिड्यूसिंग बस यहाँ पे- बैलेंस हाँ, बच्चे मेथड जिसमें fail होने और से पर कहा, एनम letter लिख पॉलिसी है। अब क्वेश्चन में फर्दर वो इंफॉर्मेशन क्या क्वेश्चन देता है कि नए है ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुराने ऑर्डर की At the responsibility? end of- तो नए ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुराने ऑर्डर को 2013 लेटर लिखे और ओल्ड परमिशन भी ले। और प्रीवियस ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है PPE क्लाइंट से Part परमिशन लेके exchanged। उससे कॉरेस्पॉन्डेंस करे, और कॉरेस्पॉन्डेंस करने में ऑनेस्टी का with मतलब है, new डिसऑनेस्टी asset ना करे। having एक cost होता है ना, ग्रज ना निकाले कोई, यार मेरी असाइनमेंट चली गई, मेरी 4 लाख फीस थी, मेरी of 3 लाख फीस थी, ये rupees था वो था, 1.2 मेरा million क्लाइंट मर गया जी, वो उसमें रिस्पॉन्स ही ना करे, या गलत रिस्पॉन्स करे, या हर्डल्स क्रिएट करे, part exchange ऑनेस्टी का मुजाहरा करे। इसी में पैराग्राफ में Allowance। कहता है, ठीक है, इफ अनएबल टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑर्डर। जो फाइनलाइज हुआ एक तो ये हो गया ना कि वो हम दोनों की सपोज responsibility किए discuss करनी। लेते हैं फिर क्या कहता है? 800,000, कई दफा आपको परमिशन मिलती ही नहीं, ठीक है। 800,000 आपको में हमने पुराना एसेट जो permission है नहीं देता। वो एक्सचेंज करना In case है उस client सप्लाई इसलिए के books साथ, में या ये शायद ना मिले इंफॉर्मेशन आपको। गिवन है। हम क्या करेंगे, एक एसेट जा अगर रहा है, एक client आ रहा permission नहीं दे है, रहा। जो एसेट आपके पास से जा रहा है, जो है new हमें order, क्या करना है, उसका सबसे पहले आपने correspondence प्रॉफिट और करनी है, लॉस इसलिए फाइंड order आउट करनी है ना, करना है। क्यों और उसके करनी लिए है? क्या करेंगे, जिस टाइम में Ethical वो सेल requirement हो रहा है उस आपने टाइम की क्या communication फाइंड करने आउट के लिए आपने करनी permission भी है, लेनी बुक है। वैल्यू। क्यों तो लेनी चलिए है? भाई, हम सबसे Ethical requirement पहले प्रॉफिट क्लाइंट परमिशन नहीं दे रहा, क्लाइंट कह रहा है और आपने लॉस फाइंड आउट करेंगे फिर ऑन डिस्पोजल। कोड ऑफ एथिक्स कहता है उसके लिए straight बेटा forward जी reject क्या करता है, पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी है? क्योंकि अब चोर है, मैनेजमेंट 10 लाख, इंटेग्रिटी का 1 मसला है। मिलियन। क्यों नहीं करने देगी और कितने साल ये यूटिलाइज हुआ? 3 इयर्स, 2011, 12 एंड इसको बिल्कुल 13। घरेलू एग्जांपल पे ले जाए, रिश्ता भाई लेने वो हैं, आपका डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है लड़की वाले फॉर घर जाएं, उनसे कहीं आपको पता नहीं 2011, करवाना चाहिए। 12 एंड 13, आपने ये मुझे हमारी कैलकुलेट कर investigation- दीजिए। रिड्यूसिंग इसका मतलब बैलेंस क्या है? मेथड है, दो पर नंबर एनम लो। पॉलिसी है, और भाई ऐसे ही है ना? 10% कितना तो हुआ अगर फर्स्ट management ईयर का? कहती है, हमारा पता नहीं डेफिनेटली जो चोर होता है वही ऐसे करता है। नेक्स्ट ईयर में जिसने कोई चोरी नहीं की उन्होंने क्या कहा? हाँ जी, 90,000, पता करा उससे नेक्स्ट ईयर में देखो कितना बच्चा बनता हमारा है, ये मुफ्त एक्सेल में 81,000 जॉब करता है, ये टोटल गुलिस्तान क्यों नहीं एक्यूमुलेटेड रहता है? डेप्रिसिएशन। इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, बाप कहते हैं मैं यहाँ जॉब करता हूँ, पता करवाएं। हाँ, इसका मतलब क्या है? शायद आप पता भी ना करवाएं उनके इस जेस्चर पे, शायद आप, लेकिन इसका मतलब है कि वो बताइएगा। आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन 2,70,000, मैनेजमेंट कहती है कि पता आपने 71,000। तो बेटे आपके पास बुक वैल्यू क्या हुई? कोड ऑफ एथिक्स से कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर। 7,29,000, दो सिनेरियो डिस्कस करनी है आपसे। ठीक हो गया? और आपने आगे कितने में चलें? एक्सचेंज तीसरा किया? सिनेरियो क्या है कि क्लाइंट ने आपको परमिशन सेल दी, प्राइस फाइनलाइज हुई Client ने- 800,000, लेकिन प्रीवियस ऑडिटर तो हमें profit हुआ या loss? आपने एक लेटर लिखा, आपने सेकंड ओके लेटर जी, लिखा, वो कितने का response प्रॉफिट हुआ? नहीं। ठीक हो गया? अगर सेकंड लेटर में रिस्पांस ना करे तो स्टैंडर्ड क्या कहता है सेकंड लाइन में, इफ अनएबल टू कम्युनिकेट 71,000। चलें भाई, ये हो गया। अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। बताइएगा मेरे साथ, एंट्री पास कीजिए। आगे पीछे से इन्फॉर्मेशन, और उससे पहले मुझे समझाइएगा, जो नया करंट एसेट जिसकी कॉस्ट 1200,000 है मेरे पास आया है, ये मैंने कैसे इसकी वैल्यू को एडजस्ट किया? आप बताएं ना। मैंने 8 लाख का पुराना एसेट दिया, बात की है ना, ये पार्ट एक्सचेंज आपने वैल्यू client है, से ये नया ट्रेड order है, client ने permission ली इन उसने अलाउंस है,
आपने प्रीवियस और रिमेनिंग मैंने कितने पैसे दिए होंगे, आपने ईमेल भी की 4 लाख मैंने रिमेनिंग एक और लेटर लिख दिया, कैश पे किया। अब क्या करें? चलो एंट्री पास करते हैं जी बेटा जी, पहले कंबाइन एंट्री पास करते हैं। एक नॉन करंट एसेट मेरे पास आ रहा है और एक नॉन करंट एसेट मेरे पास से जा रहा है। जो एसेट आ रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस को डेबिट करोगे और जो एसेट आपके पास से जा रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस को क्रेडिट करोगे। जो एसेट मेरे पास आ रहा है उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12,100,000। जो एसेट मेरे पास से जा रहा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 मिलियन। और किसको डेबिट करना है? एक लेटर, दो लेटर, ईमेल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को। कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 2,71,000। मैंने पुराना एसेट बेचा, पैसे आए नहीं। जो पैसे आने थे वो मैंने नए एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर दिए। और जो रिमेनिंग 4 लाख है वो मेरे पास से जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है। तो अब बैंक को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? बैंक अकाउंट को क्या करना है भाई? क्रेडिट करना है। कितने से क्रेडिट करना है? 400,000। और कोई चीज रहती है चेक करो, प्रॉफिट है या लॉस है? और क्या? प्रॉफिट है। प्रॉफिट को क्या करते हैं? क्रेडिट। वेरी गुड। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। हाँ जी, कितने का? 71,000। अगर हमने एंट्री सही पास की होगी तो देखें इसकी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या बोथ साइड्स इक्वल हैं? यस। तो ये कंबाइन एंट्री की। अब मुझे बताइए, जरा याद करवाइए, अगर इंडिविजुअल एंट्रीज करूंगी तो मैं मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए? मुझे डिस्पोजल अकाउंट ओपन करने का कहा गया, मुझे इंडिविजुअल एंट्रीज शो करनी है। 12 लाख की एंट्री क्या होगी? नॉन करंट एसेट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। 271 की एंट्री पास कीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। 71,000 की एंट्री पास करो। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। आगे बढ़िए। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। आगे बढ़िए। और नॉन करंट एसेट क्रेडिट। अब आइए जो बुक में दो मैंने एंट्री स्किप करवाई, पहले वो मेरे साथ डिस्कस करो, फिर ये डिस्कस किया नहीं पेपर में 3-4 आइए जनाब पिछले 5 मिनट में आपसे। पेज नंबर 66 पे वापस आइए। ठीक है, याद रहेगा। पार्ट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे पहले पार्ट एक्सचेंज किया। पार्ट एक्सचेंज का मतलब है यू हैव रिसीव्ड न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? अभी हमने व्हाइट बोर्ड पे करी। जो एसेट आपके पास आ रहा है उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट को विद कॉस्ट प्राइस डेबिट कीजिए और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। अब आइए ट्रांजैक्शन नंबर 6 पे। पार्ट एक्सचेंज के केस में आपको कैश पे करना पड़ रहा है। पार्ट एक्सचेंज के केस में अगर आपको कैश पे करना पड़ रहा है, जैसे यहाँ हमें पे करना पड़ रहा है ना, क्योंकि नए की कॉस्ट की सेल प्राइस से ज्यादा है, तो मुझे कैश पे करना पड़ा है। इसकी एंट्री हमने यहाँ की 4 लाख में बैंक को उसने क्या करने से पहले क्लाइंट की परमिशन लेनी है। ये भी साइड डिस्कस कर लेंगे। आगे ए और बी पॉइंट पे आ जाएं। अब ये वही बात करता है कि प्रेडिसेसर हैज परमिशन। नोट करो एंड ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 19 एंड 20। पॉइंट बी में कहते हैं लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू सच कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर व्हिच ये नोट करो माइट वेरी बुक में एग्जांपल नंबर 19 और 20 सॉल्व कीजिए, फिर आपको एक और एग्जांपल दें। जो भी है समझ गए आप लोग। एडिशनल वर्क पे आ जाए। एडिशनल वर्क मुझे पहले एश्योरेंस नहीं, पहली वाली बात समझ आ गई है। कम्युनिकेशन विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर, सारी स्टोरी डिस्कस कर ली हमने कि रिस्पांसिबिलिटी किसकी है कम्युनिकेट करना? न्यू ऑर्डर की। किससे कॉरेस्पॉन्ड करे? प्रेडिसेसर से। इसके लिए दोनों को क्या चाहिए क्लाइंट की? क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी की एथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्रपोज ऑर्डर को चाहिए ऑनेस्टी से और जो कुछ उसे पता है उसको रिस्पॉन्स करें। ठीक, इसने यहाँ पे एंड कर दिया। बस पेपर में क्वेश्चन क्या है? ये क्लाइंट परमिशन नहीं दे रहा। एग्जांपल नंबर 19 में डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे और 20 में उसने कंबाइन एंट्री आपसे बेटे रिक्वायर की हुई। और अगर क्लाइंट ने परमिशन दे दी है, प्रीवियस ऑर्डर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उससे फॉलो अप करें। नहीं होता फिर अदर वे आउट की सेकंड इंफॉर्मेशन दें। वो क्या हो सकती है लॉजिकली? यही हो सकती है ना। ठीक है, लॉजिकली नहीं कर सकते ना, समझ गए? ये नहीं कह सकते कि वीगो डाला भिजवाएं, नए क्लाइंट की मैनेजमेंट को उठाएं, वो करंट लगाएं उनको हैं और जो ना उनको टॉर्चर करेंगे, बताओ सारा कुछ। ये पॉसिबल नहीं है ना। एक प्रोफेशनल बंदा जो कर सकता है वो कर सकते हैं, वो वही करेंगे।
क्लियर है जी? अच्छा आगे आ जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल वर्क, सॉरी एडिशनल वर्क क्या है? मैं एक असाइनमेंट कर रहा था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट असाइनमेंट मैंने भी फिनिश नहीं की, हमारे पास कितना टाइम है? मेरी डेथ हो गई, 9? या मैं इनसेन हो गया, या मैं इनकम्पिटेंट हो गया हूँ, अभी मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, या मैं प्रोफेशन छोड़ दिया है, या मैं इनकैपेबल हो गया हूँ, या इन एलिजिबल हो गया हूँ, किसी भी वजह से मेरी जगह कौन आ रहा है? जाहिद जमील एंड कंपनी टेक ओवर कर रही है मेरे काम को। 2023 का ऑडिट में कर रहा था नियाग्रा का, बीच में छोड़ना पड़ गया मुझे। जाहिद जमील एंड कंपनी अपॉइंट हो रही है, और एडिशनल वर्क कौन करेगी? रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? जाहिद जमील एंड कंपनी। तो जाहिद जमील एंड कंपनी पे क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जाहिद जमील जो नई ऑडिट फॉर्म आ रही है उस पर, ठीक है। अच्छा इसमें थ्रेट कौन सा है? ये किस प्रिंसिपल का थ्रेट है? 70% काम मैंने किया हुआ है, 30% वो करने आ रहे हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, ये अगर आप आए ना इस पे अपनी बुक पे एडिशनल वर्क में आके लिखा हुआ, वैसे तो बेटे First, डिस्पोजल अकाउंट paragraph जब में बनाते हैं उसका third एंड line में रिजल्ट प्रॉफिट लॉस ही May होता give है, rise to लेकिन मैं आपको potential threat रिकमेंड to करूंगी professional कि competence क्वेश्चन में and जितनी इन्फॉर्मेशन due गिवन care। है क्यों? आप प्रॉफिट लॉस खुद क्योंकि आपके पास कैलकुलेट knowledge करके नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है। आपके पास अदरवाइज वो इसने यहाँ पे किया, क्या कितना कर कर रहा लिया, है, कैसे डिस्पोजल किया, अकाउंट का क्या जो उसी बैलेंसिंग फिगर है methodology थी, वो उसे कह रहा है कहाँ- ये कहाँ तक प्रॉफिट हो है चुका है, या कहाँ तक रह फिर गया है? लॉस है। डिस्पोजल अकाउंट की उसके क्या डेबिट साइड results पे आए हैं? डिफरेंस आए तो वो प्रॉफिट कितना होता है, evidence मिला, क्रेडिट कितना साइड नहीं पे मिला? डिफरेंस आए तो Material वो level क्या लॉस था? होता है। एक- लेकिन आप ऐसा information नहीं नहीं है। करोगे, तो ये हमेशा प्रॉफिट एंड threat है लॉस ऑन professional डिस्पोजल competence खुद से इसको कैलकुलेट रिड्यूस करने के लिए क्या अवेलेबल है हमारे पास? सेफगार्ड, वो सेफगार्ड नीचे लिखे हुए, एग्जांपल ऑफ द सेफगार्ड नीचे ये 2 बुलेट्स में लिखे हुए। क्या सेफगार्ड होना चाहिए उसे आप पढ़े बगैर बताएं, कॉमन सेंस यूज करके। कोशिश करें थोड़ी सी यूज करना है। वेडनेसडे, ट्यूसडे को है, तो इसमें क्या सिलेबस होता है? इसको